दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AECC हिंदी भाषा और संप्रेक्षण जो हमारी बुक है इसके यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड करेंगे। ओके, जिसका नाम है संप्रेक्षण की संभावनाएं एवं भ्रामक संप्रेक्षण और प्रभावी संप्रेक्षण में अंतर। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी हिंदी AECC के यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर 2 चैप्टर थे और यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, यानी कि हम टोटल 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है हिंदी AECC का। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है, इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं आपको, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेक्षण के तत्व। ठीक है, तो जिसका मतलब इसमें तत्व होते हैं स्रोत, संदेश, माध्यम, श्रोता, फीडबैक। तो ये जो हमारे 5 तत्व होते हैं हमारी संप्रेक्षण की प्रक्रिया के। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम हमारे जो संप्रेक्षण के तत्व हैं इनको हमारे फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसको मैं हमारी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में समझा चुकी हूँ। सेकेंड टॉपिक है हमारा संप्रेक्षण का महत्व। ठीक है, तो संप्रेक्षण का महत्व जो है ये टॉपिक भी मैं एक बार पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ। इसके अंदर मैंने और पॉइंट्स ऐड किए हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो एंड आप अभी 4-5 पॉइंट्स लिखकर नहीं छोड़ सकते अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स तो यानी पॉइंट्स तो पता होने चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़े से और पॉइंट्स इसमें ऐड किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए, यानी कि हमारी जो संप्रेक्षण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं, योजना भी बना सकते हैं। ठीक है, संप्रेक्षण का महत्व इस बात से पता चलता है कि संप्रेक्षण के जरिए मनुष्य निर्णय ले सकता है और योजना भी बना सकता है। ठीक है, अगर किसी समूह या फिर संगठन में प्रभावी संप्रेक्षण की कमी हो तो उसके सदस्य अच्छे से काम नहीं कर पाते और अपने काम से संबंधित निर्णय लेने में भी गलती करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स सोचो जैसे कि कोई ग्रुप है या फिर संगठन यानी कि कोई कंपनी समझ लो। ठीक है, तो उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे, उनके बीच में प्रभावी संप्रेक्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो उस कंपनी के जो सदस्य हो गए यानी स्टाफ मेंबर हो गए, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब उन्हें कोई बता ही नहीं रहा कि काम कैसे करना है, ठीक है, तुम्हें ये करना है वो करना है, तो काम कैसे करेंगे और फिर वो अपने काम से रिलेटेड जो होता है निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए भी जो हमारे संप्रेक्षण होता है वो हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। अच्छा सोचो ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना है किसी टॉपिक से। ठीक है, तो आप डिसीजन लेने से पहले क्या करोगे, आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देखोगे, उसकी लाभ हानि जो भी है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी सूचना प्राप्त करोगे। फिर आप दूसरों से भी पूछोगे कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए, आप कुछ राय देना चाहेंगे तो। ठीक है, अगर ये तो हो गया हमारा निर्णय लेने में। दूसरा, अगर हमें किसी चीज़ के लिए प्लान करना है यानी योजना बनानी है किसी की, तो वो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा ग्रुप होता है, सोचो ग्रुप से रिलेटेड ही कोई प्लान बनाना है तो हम पहले ग्रुप के हर एक मेंबर से पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, फिर सबकी राय को मिलाकर हम एक प्लान बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेतृत्व का आधार। ठीक है, तो संप्रेक्षण समाज में नेतृत्व को आधार भी प्रदान करता है। तो संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होती है यानी कि जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें समाज में नेतृत्व को आधार भी प्रदान करती है। ठीक है, तो नेतृत्व के सारे काम जो होते हैं नेता और जनता के बीच संप्रेक्षण के बिना नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सरकार और हम उनकी जनता है। ठीक है, तो अगर वो हमसे कुछ कहना चाहती है या फिर हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो संप्रेक्षण के बिना नहीं पूरे हो सकते। ठीक है, इसलिए बोला है कि नेतृत्व के जितने भी सारे काम होते हैं नेता और जनता के बीच संप्रेक्षण के बिना नहीं हो सकते। ओके फ्रेंड्स, नेतृत्व का मतलब क्या होता है, यानी किसी को चलाना, किसी का नेतृत्व करना। ठीक है, थर्ड है हमारा समाज में सहयोग एवं विश्वास के विकास हेतु। तो संप्रेक्षण का जो इस्तेमाल किया जाता है यानी कि संप्रेक्षण का जो महत्व है वो समाज में सहयोग एवं विश्वास के विकास के लिए भी है। तो संप्रेक्षण के जरिए समाज में सहयोग एवं विश्वास विकसित होता है जिससे सामाजिक जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग हैं, हम संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होती है यानी बातचीत के जरिए क्या करते हैं, समाज में
सहयोग एवं विश्वास विकसित करते हैं। जैसे कि हम अपने रिश्ते बनाते हैं, ठीक है, तो उनका सहयोग करते हैं, अपने रिश्ते यानी जिन लोगों से हम अपने रिश्ते बनाते हैं, ठीक है, हम संप्रेषण के जरिए ही लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है, सामाजिक जीवन जो होता है उसका निर्माण होता है। फोर्थ है हमारा कार्य संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो संप्रेषण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए हम काम करने वाले को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि सोचो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं संप्रेषण के जरिए ही तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके अच्छे कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप लोग मुझे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और आप मुझे मेरी गलतियाँ भी बता सकते हैं, तो वह अपने काम से संतुष्ट हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ आप अच्छा कर रही हो और अच्छी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, तो मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगी, तो जो है मैं अपने काम से संतुष्ट हो जाऊंगी कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है। तो कार्य संतुष्टि के लिए भी संप्रेषण का बहुत महत्व है। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ है हमारा समय और शक्ति की बचत, यानी प्रभावी संप्रेषण जो होता है उसके जरिए हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं। कैसे प्रभावी संप्रेषण क्या होता है फ्रेंड्स? प्रभावी संप्रेषण होता है वो संप्रेषण की प्रक्रिया यानी बातचीत की वो प्रक्रिया जिसके अंदर जो वक्ता होता है यानी बात को कहने वाला होता है वो अपने विचारों को श्रोता को अच्छे से समझा सके जैसे कि वो उसे समझाना चाहता है, ठीक है। और अगर श्रोता जो है वो वक्ता की उसी फीलिंग्स को समझ जाए जैसे वक्ता उसे समझाना चाहता है तो वो जो संप्रेषण हो जाएगी वो प्रभावी संप्रेषण हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ज़रिए क्या होता है हम अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और शक्ति की भी बचत कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपनी एनर्जी की भी बचत कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य प्राप्ति का आधार। ओके, तो संप्रेषण में भावों, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें भाव, विचार और जो सूचनाएं होती है इसी का आदान प्रदान यानी कि लेन देन किया जाता है। विचारों का लेन देन किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं या फिर किसी से कोई अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं या फिर हम अपने व्यूज़ भी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो हम वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर करते हैं। ऐसा नहीं ना कि सामने कोई भी आ गया उसी से कुछ भी बोल दिया, नहीं ना, हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो हम किसी न किसी मोटो के साथ करते हैं यानी किसी न किसी मोटिव के साथ, किसी न किसी उद्देश्य के साथ करते हैं। ओके, तो जब श्रोता संदेश के उद्देश्य को स्पष्टता से समझ जाता है तो वक्ता को अपना उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब श्रोता हमारी बात को सुनने वाला संदेश के उद्देश्य को अच्छे से समझ जाए तो जो वक्ता होता है यानी कि मैसेज को देने वाला, संदेश को देने वाला, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो जिस उद्देश्य के साथ अपना मैसेज, अपने विचारों को श्रोता को समझाना चाहता है वो श्रोता समझ जाए तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपना सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ है हमारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो संप्रेषण में स्रोत द्वारा जो भी बात या फिर संदेश संप्रेषित किया जाता है उससे श्रोता के व्यवहार में परिवर्तन होता है। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं फिर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो स्रोत होता है यानी अपनी बात को कहने वाला जो होता है, ठीक है, तो स्रोत के द्वारा जो भी बात या फिर संदेश संप्रेषित किया जाता है यानी दूसरों तक पहुँचाया जाता है उससे श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो संप्रेषण असफल हो जाता है, ठीक है। अच्छा सोचो फ्रेंड्स, जैसे कि हम किसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जो हूँ मैं स्रोत हूँ यानी कि मैं वक्ता हूँ जो आपसे बात कर रही हूँ, आपको अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको हर एक बात बताई, अपने व्यूज़ बताया, आपके साथ हर एक चीज़ शेयर की, ठीक है, और आपने वो बिल्कुल वैसे तरीके से समझी जैसे मैं समझाना चाहती थी। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि आप उस बात को समझोगे, फिर आप मुझे अपना फीडबैक दोगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया है वो असफल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण की विशेषता। ओके फ्रेंड्स, तो संप्रेषण की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो कि है अंतक्रियात्मकता, उद्देश्यपूर्णता, सर्वव्यापकता, प्रासंगिकता एवं निरंतरता, समरूपता एवं संपूरकता, अर्थ स्थानांतरण एवं बोधगम्यता, ठीक है। तो इनको चलिए अब एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा उद्देश्यपूर्णता। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में स्रोत किसी न किसी उद्देश्य से ही अपनी बात को किसी व्यक्ति या फिर वर्ग के सामने रखता है, ठीक है। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है यानी जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तो हम किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही अपनी बात को किसी के आगे रखा जाता है, ठीक है। तो यही संप्रेषण की
उद्देश्य पूर्णता कही जाती है। यानी जब जो वक्ता होता है, जो स्रोत होता है, किसी उद्देश्य के साथ अपनी बात को किसी व्यक्ति या फिर वर्ग के सामने रखता है, तो यही जो बात होती है इसी को संप्रेषण की उद्देश्य पूर्णता कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्रोत, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना अंतक्रियात्मकता। ओके फ्रेंड्स, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता, ठीक है, एक या एक से अधिक के बीच में अंतक्रिया होती है। तो यानी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें वक्ता और जो श्रोता होता है, श्रोता एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा ग्रुप भी हो सकता है और कोई एक बंदा स्पीच दे रहा हो। ठीक है, तो उनके बीच में अंतक्रिया होती है। अंतक्रिया यानी कि वो जिसमें दोनों एक दूसरे से रिलेटेड काम करते हो। ठीक है ना, एक दूसरे का साथ मिलकर क्रिया करते हो तो उसको अंतक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता जो होते हैं इनके बीच में अंतक्रिया होती है, तो जिसी को अंतक्रियात्मकता कहते हैं संप्रेषण की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रासंगिकता एवं निरंतरता। तो संप्रेषण की प्रासंगिकता से मतलब होता है, प्रासंगिकता क्या है, तो इससे मतलब होता है कि संप्रेषण किसी न किसी प्रसंग के अंतर्गत होता है। यानी कि जब हम किसी से संप्रेषण करने चलते हैं, किसी से बात करने चलते हैं, तो वह किसी न किसी प्रसंग से रिलेटेड होगा, यानी किसी न किसी घटना से या फिर किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इससे संप्रेषण का जो निरंतरता का गुण होता है वो भी दिखाई देता है। ओके, निरंतरता का मतलब होता है कि चलते रहना। ठीक है, मतलब लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित होती है और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है कभी नहीं रुकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वव्यापकता। ओके फ्रेंड्स, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। हम जो इंसान होते हैं हम एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम एक समाज के अंदर रहते हैं। ठीक है, और समाज में जीवन बिताने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक समाज में रहते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए, हमें अपना जीवन बिताने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। लोगों से रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए संप्रेषण में सर्वव्यापकता का गुण होता है। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैला होता है। तो क्या होता है, जैसे कि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हो गए, तो हमें संप्रेषण के ज़रिए बहुत सारी बातें करनी होती है। तो क्या होता है, हम संप्रेषण के बिना तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो संप्रेषण में क्या होता है, सर्वव्यापकता का गुण आ जाता है। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण जो होते हैं कि वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी बंद नहीं होती है। हम कहीं भी जाए हमें हर जगह संप्रेषण करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संप्रेषण का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा फैला होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा समरूपता और संपूरकता। संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान की एक दोहरी प्रक्रिया है। हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ये विचारों के लेन देन की दोहरी प्रक्रिया है। जैसे कि कभी तो जो वक्ता होता है वो श्रोता को अपनी बात बताता है और कभी जो श्रोता होता है वो भी वक्ता बनकर दूसरे को अपनी बात समझाता है। ठीक है, तो एक दोहरी प्रक्रिया हो गई जिसमें दोनों अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इसमें वक्ता और श्रोता जो होता है इनकी भूमिका में बदलाव होता रहता है। कैसे, अच्छा सोचो, जैसे कि फ्रेंड्स मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, हम दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को कोई टॉपिक बताया, ठीक है, मैंने उसको कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताई, तो मेरी जो फ्रेंड होती है वो एकदम से क्या करेगी, मुझे रोक के, अगर उसके पास भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ होगा उसके साथ भी, तो वो भी मुझे बताएगी। तो क्या हो गया, जब मैं उसे बात बता रही थी तो मैं वक्ता थी, वो श्रोता थी, लेकिन जब वो मुझे बात बता रही है मैं श्रोता हूँ और वो वक्ता है। तो वक्ता और श्रोता की जो भूमिका होती है इसमें बदलाव होता रहता है, जिससे संप्रेषण की जो सफल होने की संभावना वो बढ़ जाती है। इसलिए इसमें समरूपता या फिर संपूरकता का गुण पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सिक्स्थ है हमारा अर्थ स्थानांतरण एवं बोधगम्यता। संप्रेषण में वक्ता और श्रोता के बीच में अर्थ स्थानांतरण होता है। अब ये क्या हो गया, जैसे कि संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया है वही, जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कोई अर्थ समझाया, ठीक है, तो वो भी मुझे कोई अर्थ समझाएगी, तो जो अर्थ हो रहा है उसका स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ स्थानांतरण और बोधगम्यता संप्रेषण का एक गुण है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने अपनी संप्रेषण की विशेषताएं जो थी वो कंप्लीट कर ली। ये था हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। हम अपनी सेकेंड यूनिट को, यानी जो हमारी सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है उसको हम अपनी 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसमें कि अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।